बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सोडियम रेगुलेशन, सोडियम होम्योस्टेसिस एंड फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी hyponatremia and hypernatremia. So first of all, when we are talking about sodium, we have to know in which compartment is it residing. So further we move on towards how many types of fluids are there, how many types of compartments are there. There are two types of basically fluids or compartments, that is extracellular compartment and intracellular compartment. On the basis of fluid, there is extracellular fluid compartment or intracellular fluid compartment. As we have read out in our last video of hyperkalemia that the main mineral of intracellular compartment or intracellular fluid is potassium. But the main mineral of extracellular fluid is sodium. Now here today we are concerned about the sodium homeostasis or sodium metabolism. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात क्लियर करनी है कि जो सोडियम रेगुलेशन होती है वो किस तरह होती है। जो सोडियम रेगुलेशन होती है ना वो वाटर डिपेंडेंट होती है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं जो सोडियम रेगुलेशन होती है वो वाटर डिपेंडेंट होती है। जब भी हम सोडियम की कंसनट्रेशन की बात करेंगे उसके लिए हम जो रेफरेंस यूज़ करेंगे वो वाटर होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं कि सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो गई है तो वो हम इन रिलेशन टू वाटर बात कर रहे होते हैं। अगर हम कहते हैं कि सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो वो भी हम इन रिलेशन टू वाटर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं। यही जो बात मैंने आपको बताई कि चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर होम्योस्टेसिस, यानी कि अगर सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो रही है इसका मतलब जो वाटर है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है इसका मतलब वाटर की कंसनट्रेशन कम हो रही है। लेकिन एक पॉट के अंदर अगर हमारे पास वाटर भी है, सोडियम भी है, तो उसके अंदर जितनी कंटेंट ऑफ सोडियम है ना वो रिफ्लेक्ट करेगा सोडियम का अपना होम्योस्टेसिस। ठीक है, वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? सोडियम का अपना है होम्योस्टेसिस। अब जब हम बात करते हैं सोडियम के होम्योस्टेसिस की और हमने ये बात भी बता दी कि जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में मौजूद होता है, तो फिर हम देख लेते हैं कि सोडियम का होम्योस्टेसिस किस तरह मेंटेन हो रहा होता है। ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया है कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में किस तरह होता है। ये जो हमारे पास एक सेल होता है ना, इसके अंदर होता है एक चैनल जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इसका काम क्या होता है? इसने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो बेसिकली चीज़ होती है वो ये होता है कि जो सोडियम होता है ना वो मूव आउट कर जाता है फ्रॉम इन साइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड ऑफ द सेल, और जो पोटेशियम है वो आउटसाइड ऑफ द सेल से मूव कर जाता है विद इन द सेल इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि जो सोडियम है उसका जो रिजाइडिंग पॉइंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो पोटेशियम उसका रिजाइडिंग पॉइंट इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये हमारे पास किसी भी एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के लिए एक मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वी हैव अ पर्सन हु हैज़ एन इंक्रीज इन टेक ऑफ सोडियम, उसने बहुत ज़्यादा सोडियम कंटेंट अपने अंदर जो है ना इनटेक कर लिया है, तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसके अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, यानी ब्लड के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन रेज हो गई है, तो जब ये ब्लड मूव ऑन करेगा टूवर्ड्स द किडनी, GFR रेज हो जाएगा। GFR रेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा सोडियम है वो मूव आउट कर जाएगा फ्रॉम इन साइड ऑफ द बॉडी टू द आउटसाइड, यानी क्या हो जाएगी? सोडियम की एक्सक्रीशन हो जाएगी। ठीक है, एक्सेसिव जो है बॉडी के अंदर मौजूद है सोडियम, ठीक है, एक्सेसिव सोडियम जो है वो मूव आउट कर जाएगा बॉडी से बाहर, क्योंकि उसकी जो है ना नॉर्मल कंसनट्रेशन से वो ज़्यादा होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे, ये तो हमारी बॉडी ने नॉर्मली ऐड किया ना, कुछ हमारा अपना भी कंट्रीब्यूटिंग रोल होता है कि हम सोडियम को बॉडी से मूव आउट कराते हैं बाहर। हम किस केस में मूव आउट करा लेते हैं? हम जो है ना डायूरेटिक का ओवर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब हम डायूरेटिक्स का ओवर यूज़ करते हैं तो जो डायूरेटिक्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि उन्होंने एक्सेसिव बॉडी वाटर को और एक्सेसिव जो बॉडी सोडियम होती है उसकी कंसनट्रेशन को मूव आउट कराना होता है फ्रॉम इन साइड ऑफ द बॉडी टू द आउटसाइड। ठीक है, इन ऑर्डर टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। अब जो ये डायूरेटिक्स होते हैं मेनली एक्ट कहाँ कर रहे होते हैं? हमारा जो ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है उसमें एक ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, उसके ऊपर डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं और क्या कर देते हैं? बॉडी से एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ सोडियम और वाटर को मूव आउट कर देते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द एडीमा। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं द होम्योस्टेसिस ऑफ सोडियम, वो हमारे पास होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का भी यही काम होता है कि उसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करानी होती है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करानी होती है। अब ये 3-4 बातें हो गई कि अब इन तीनों बातों में से अगर हमारे पास तीनों फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ओवर यूज़ हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा? सिम्पटम्स आएंगे।
या तो अगर हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाएगी, दैट विल लीड टू हाइपरनेट्रीमिया। और अगर हमारे पास जो है डायोरेटिक्स का ओवर यूज़ हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम होने लग जाएगा, दैट विल लीड टू हाइपरनेट्रीमिया इन रिलेशन टू वाटर। अब हम देख लेते हैं कि सोडियम का जो होम्योस्टेसिस है वो वाटर के साथ कैसे एसोसिएटेड है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक वाटर होम्योस्टेसिस के लिए आपको समझाने के लिए। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जब भी बॉडी के अंदर कोई हाइपोवोलेमिक स्टेट होती है, लाइक वाटर की डिफिशिएंसी होती है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के थर्स्ट सेंटर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा? हाइपरटोनिक जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई, हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, ऑस्मो रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन हुई, उन्होंने जाके एंटी डायोरेटिक हार्मोन दैट इज एक्टिंग ऑन द किडनी ट्यूब्यूल्स एक्टिवेट किया, उसने क्या करा दिया? वाटर रिटेंशन करा दी, ठीक है। वाटर रिटेंशन होगी, वाटर कॉन्टेंट रेज होगा, वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से रिस्पेक्टिव टू दैट जो सोडियम की कंसनट्रेशन है वो कम हो रही होगी, हम कहेंगे क्या हो रहा है? हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि वाटर की जो होम्योस्टेसिस है वो एसोसिएट करती है सोडियम के होम्योस्टेसिस के साथ। ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। अब हम मूव ऑन करने लगे हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जो है वो बेसिकली सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाना है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में इन रिलेशन टू वाटर कंटेंट। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कितनी होती है? 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। अब जो हाइपोनेट्रीमिया जैसे मैंने लिखा, दिस रेफर्स टू मच वाटर इन रिलेशन टू सोडियम इन दैट कंपार्टमेंट इन दैट सीरम, ठीक है। नॉर्मली हम इसको डिफाइन किस तरह करते हैं? इट इज़ टिपिकली डिफाइंड एज सोडियम कंसनट्रेशन ऑफ लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हमने क्या करना है कि हमें ये बात तो पता चल गई कि हाइपोनेट्रीमिया कब होगी? जब वाटर कंटेंट रेज्ड है, वाटर कंटेंट के रिफ्लेक्शन में जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है, यानी कि सोडियम की कंसंट्रेशन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो गई है, ठीक है। अब हम बता दें ये जो कंसंट्रेशन कम हुई है, अब अगर जो सिम्टम्स है ना वो हमारे पास कब अपेयर होना शुरू होंगे? अगर तो ये सोडियम की कंसंट्रेशन फर्दर हमारे पास कम हो जाती है, लाइक 120 से कम हो जाती है, लेस देन 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाती है, तो ये हमारे जो ब्रेन सेल्स है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ब्रेन सेल्स के जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो रेज कर देगी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कैसे रेज करेगी? जो हमारे ब्रेन सेल्स है ना वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर वर्क है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से उनका ना बहुत गहरा ताल्लुक होता है, यानी कि अगर ये हमारा एक ब्रेन सेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा सारा का सारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, इसके अंदर अगर हमारे पास सोडियम की जो कंसंट्रेशन है ना वो ज़्यादा है, तो जो वाटर है वो मूव आउट करेगा फ्रॉम द ब्रेन सेल्स आउट टू आउटसाइड ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। ब्रेन सेल से मूव करके आउटसाइड आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन ही कम हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो वाटर बाहर मूव कर रहा था ब्रेन सेल से वो मूव आउट नहीं करेगा, वो इसके अंदर जो है ना रिटेन करना शुरू कर देगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? सेल जो है ना वो स्वेल अप कर जाएगा। जब सेल स्वेल अप कर जाएगा वो प्रेशर अप्लाई करेगा अपने रिस्पेक्टिव सेल्स के ऊपर। जब उन पे वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो होगा क्या? प्रेशर अप्लाई करने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाएगा। फिर हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे जिनमें डिलीरियम हो सकता है, जिनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर स्टेट परसिस्टेंट रहेगी, ट्रीट नहीं होगी, तो वो फर्दर लीड करेगी टूवर्ड्स कॉमा। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया का, ठीक है। इसमें हमारे पास इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हम ये 3 क्लासेस हमारे पास आती हैं। एक हमारे पास होती है हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, एक होती है आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया, एक होती है हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। इन सब का मतलब क्या है? हाइपोटोनिक का मतलब बेसिकली ये है कि जो सोडियम का रिजर्व बॉडी के अंदर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके डिक्रीज़ होने के डिफरेंट कॉजेज़ हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया का मतलब ये है कि जो सोडियम रिजर्व है बॉडी का वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो वाटर कंटेंट है वो रेज्ड हो रहा है, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि जो सोडियम का रिजर्व है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी भी डिफरेंट कॉजेज़ हैं क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, वो हम फर्दर अब डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टाइप, दैट इज़ हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। जब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया की तो हम इसको डिवाइड करें 3 टाइप्स में फर्दर। एक हमारे पास है हाइपोवॉल्यूमिक, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। एक यूवॉल्यूमिक, यानी वॉल्यूम नॉर्मल रह रहा है। एक है हाइपरवॉल्यूमिक, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब इस हाइपोवॉल्यूमिक को डिस्कस करने से पहले, सारी स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हम जो हाइपोवॉल्यूमिया की बात करें, हम कंसिडर कर लेते हैं एक सिनारियो दैट वी हैव रिसीव्ड अ पेशेंट ऑफ डायरिया, severe diarrhea, we have received a patient of severe vomiting, or we have a kind of patient of burns, ठीक है। अब होता ये है, जो पेशेंट है डायरिया का, जो पेशेंट है वॉमिटिंग का, उसका एक्सेसिव फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो चुका है वाया डायरिया और वाया वॉमिटिंग, ठीक है। जब एक्स्ट्रा जो है सोडियम लॉस हो चुका है तो बॉडी के अंदर एक हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट आ गई है, ठीक है। जो किडनीज़ हैं वो क्या करेंगी? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, सोडियम की रिटेंशन कराएंगी, तो तब हमारे पास स्टेज क्या होगी? यूरिन के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन लो हो जाएगी।
एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अब जो हमारा पेशेंट है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, वो डायूरेटिक ओवरडोज ले रहा है। डायूरेटिक ओवरडोज ले रहा है तो क्या है कि बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया तो हो रहा है ना, क्योंकि वाटर कंटेंट नॉर्मल है, उसके अगेंस्ट जो सोडियम की कंसनट्रेशन है वो कम होती जा रही है। तो जो सोडियम है वो अपेयर हो रहा है यूरिन के अंदर, यानी कि क्या हो गया, हाई यूरिन सोडियम कंसनट्रेशन हो गई। अब यहीं से हम देख लेते हैं कि जो हमने ये लिखा है हाइपोवोलेमिया, आगे फर्दर दो बातें हमने इसके लिए कह दी कि एक तो हमारे पास कौन सी स्टेज है जिसमें हमारे पास लो यूरिन सोडियम है, ठीक है। लो यूरिन सोडियम हमारे पास कितना है, लेस देन 10 मिली इक्वलेंट पर लीटर है। कब, किन केसेस में हो रहा है, डायरिया में हो रहा है, वॉमिटिंग में हो रहा है, या बर्न्स के केस में हो रहा है, या फिर पैंक्रियाटाइटिस में हो रहा है। इसके अलावा हाई यूरिन सोडियम कब होगा, जब पेशेंट क्या करेगा, डायूरेटिक्स का इंटेक करेगा, एस इनहिबिटर्स लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप जो है वो हमारे पास है यूवोलेमिक। यूवोलेमिक का मतलब ये है कि जो सोडियम का रिजर्व है, सोडियम की कंसनट्रेशन है वो तो नॉर्मल है, लेकिन सोडियम की जो रिफ्लेक्शन में वाटर की कंसनट्रेशन है ना वो बढ़ रही है। उसके लिए हम अपने माइंड में सोचते हैं कि वाटर की कंसनट्रेशन कब कब बढ़ सकती है। वाटर की कंसनट्रेशन तब बढ़ेगी जब हम ना इनटेक ऑफ वाटर बढ़ा देंगे। फिजियोलॉजिकली क्या करेंगे, इनटेक ऑफ वाटर बढ़ा देंगे। पेशेंट उसको बहुत प्यास लगती है तो वो क्या करेगा, पॉलीडिप्सिया होगा, उसको थर्स्ट ज़्यादा होगी तो वो वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर देगा। एक केस क्या हो सकता है कि जो हमारा वाटर को रिटेन करने का मैकेनिज्म है, हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसकी ही जो है ना ओवर प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रेशन हो जाए, तो भी क्या होता है कि वाटर का कंटेंट बॉडी के अंदर रेज हो जाएगा। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ऑक्सीटोसिन ओवर डोज हो सकती है, या फिर क्या होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हम करें और उसमें हमारा जो है फ्लूइड ओवरलोड कर दें तो क्या होगा कि वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा। इन रिफ्लेक्शन टू वाटर क्या होगा, सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। बेसिकली सोडियम के स्टोर्स नॉर्मल है, सोडियम के स्टोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो वाटर की कंसनट्रेशन है ना वो चेंज हो रही है। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की एक्सपेंशन नहीं होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स हाइपर वॉल्यूमिक, ठीक है। हाइपर वॉल्यूमिक में बेसिकली होता क्या है कि अब बॉडी के अंदर ना एडीमा हो गया है, कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है, कोई ऐसा डिसऑर्डर हो गया है जिसने ना बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंसनट्रेशन को रेज कर दिया है, ठीक है, या वो सब्सटेंसेस जो कि सोडियम के रेगुलेशन को मेंटेन किए हुए थे ना वो डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है। एडीमा किन किन केसेस में बॉडी के अंदर हो सकता है, एडीमा हो सकता है कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में हो सकता है, लीवर एब्सेसिस हो जाए, लीवर कोई डिजीज़ हो जाए, एसाइटीज़ हो जाए तो बॉडी में एडीमा हो रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्सेसिव प्रोटीन लॉस हो जाए बॉडी में से तो हमारे पास एडीमा हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन किए हुए, जब प्रोटीन लॉस हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, वाटर ओवरलोड हो जाएगा। वाटर ओवरलोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लो यूरिन सोडियम हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास जो है हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया की तीन टाइप्स, हाइपोवोलेमिया, यूवोलेमिया और हाइपरवोलेमिक क्लियर हो गया हाइपोनेट्रीमिया। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सेकंड टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, दैट इज़ आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। आइसोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो जो हमारे नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखा होता है प्रोटीन्स ने, उसको मेंटेन किया होता है लिपिड्स ने, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कंसनट्रेशन रेज हो जाए या लिपिड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है कि वो अपने जब जाहिर सी बात है क्या हुआ कि हाइपर ऑस्मोलर सा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ तो वाटर जो है वो मूव आउट कर जाता है फ्रॉम द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो वाटर कंटेंट इस तरह भी रेज हो रहा होता है। जब वाटर कंटेंट रेज हो रहा होता है तो इन रिलेशन टू वाटर सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो रही होती है। ये केस हो गया आइसोटोनिक के, बेसिकली सोडियम का रिजर्व सही है, आइसोटोनिक है, कोई इफेक्ट नहीं है सोडियम के ऊपर, लेकिन जो वाटर कंटेंट है वो क्यों रेज हो रहा है, क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स थे, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट जो प्रोटीन्स थे, लिपिड्स थे, वो उनका लेवल राइज हो रहा है, यानी कि सॉलिड जो है ना प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसनट्रेशन रेज हो रही है। जब सॉलिड की कंसनट्रेशन रेज होगी तो उसके रिलेशन में जो प्लाज्मा सोडियम कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी। अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है हाइपोनेट्रीमिया की वो है हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंसेस जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं उनका डिस्टर्बेंस हो रहा है। यानी कि हमने हमेशा ये बात पढ़ी है कि जब भी जो लाइक प्रोटीन्स के अलावा अगर हम बात करें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को कौन कौन मेंटेन कर रहा होता है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ग्लूकोज होता है, जिनमें जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, माल्टोज होता है, सॉर्बिटोल होता है, ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना ये ऑस्मोटिक जो हमारा ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन करने में काम
जो है ना रोल प्ले करता है। अगर इन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में से किसी एक भी ग्रेडियंट की किसी भी एक कंटेंट की इंग्रेडिएंट की कंसनट्रेशन रेज हो जाती है तो अपने साथ वाटर को जो है ना इम्बाइब करेंगे, अपने साथ वाटर को वो खींचेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वाटर को। लाइक फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट है, उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा यानी कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा है, हाइपर ऑस्मोलर इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, जो वाटर है ना वो मूव आउट करेगा फ्रॉम द सेल्स इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दैट हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन द फ्लूइड। ठीक है, हाइपरटोनिसिटी का मतलब क्या है कि ग्लूकोज की या कोई कंसनट्रेशन है उसका लेवल ज़्यादा है, उसकी वजह से वाटर शिफ्ट हो रहा है आउट ऑफ द सेल। वाटर जब शिफ्ट हो रहा है आउट ऑफ द सेल तो वो क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया कॉज करा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास मेन एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज, ग्लूकोज की वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर रेज होगा, वाटर शिफ्ट करेगा फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट लीडिंग टू द डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। डाइल्यूट करने के लिए आया था और उसने क्या कॉज करा दी, हाइपोनेट्रीमिया। इसके अलावा जो सब्सटेंसेज हैं जो हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया कॉज करेंगे वो मैनिटोल है, वो सॉर्बिटोल है, वो ग्लिसरॉल है, वो माल्टोज है। आफ्टर क्लासिफिकेशन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स के। अब सोडियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो हमारे पास क्या क्या जो है ना सिम्टम्स अपीयर होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सोडियम की कंसनट्रेशन कम होगी ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिस्टर्ब होंगे, ऑस्मोलैरिटी डिफेक्ट जो है वो इफेक्ट होगी, वो सबसे पहले इफेक्ट करेगी हमारे ब्रेन सेल्स को, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेज कर देगी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को जब रेज करेगी तो जो ब्रेन सेल्स हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे विद वाटर इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोटिक वाटर शिफ्ट। पेशेंट प्रेजेंट करेगा सीजर्स के साथ, कोमा के साथ, कन्फ्यूजन के साथ, एजिटेशन के साथ। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, वाटरी डायरिया है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन हो रही है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो रेज है तो वो लीड कर रहा है टुवर्ड्स हाइपरटेंशन। चूँकि वाटर की ओवर प्रोडक्शन है, वाटर ज़्यादा हुआ है, सैलिवेशन ज़्यादा होगी, लेक्रिमेशन ज़्यादा होगी। ओलिग्यूरिया विच प्रोग्रेस टू एनयूरिया ड्यू टू री एब्जॉर्प्शन। ओलिग्यूरिया अब यहाँ पे क्यों हो रहा है, अब चूँकि बॉडी में वाटर का कंटेंट तो वैसे ही ज़्यादा है तो क्या होगा, सोडियम की कंसनट्रेशन कम है तो हमारा जो एल्डोस्टेरॉन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एल्डोस्टेरॉन सोडियम की री एब्जॉर्प्शन कराएगा फ्रॉम द फ्लूइड, फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, जब वो री एब्जॉर्ब कराएगा तो उसके साथ वाटर भी मूव आउट करेगा इन टू द बॉडी, तो यूरिन का जो कंसनट्रेशन है वो कम होगी। और अगर ये सिचुएशन प्रोग्रेस रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी तो दैट विल लीड टू एनयूरिया, कि अब जो है ना यूरिन बनेगा ही नहीं। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द डायग्नोसिस कि अब हमारे पास जो है ये हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन तो अचीव हो गई, हमने इसको डायग्नोस कैसे करना होता है। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए हम जो सबसे पहले टेस्ट कराते होते हैं हम प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी चेक कराते होते हैं, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी चेक कराते होते हैं। अगर तो हमारे पास प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो मेन डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के साथ साथ हम क्या कर सकते होते हैं, हम यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक करा लेते होते हैं। अगर तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम है ना, यानी कि यूरिन के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो किडनी है ना वो सोडियम को रिटेन किए हुए है, सोडियम की एक्सक्रीशन को नहीं इन्वॉल्व आने दे रही। ठीक है, जब यूरिन के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन कम है इसका मतलब ये कि फ्लूइड ओवरलोड हुआ है। फ्लूइड ओवरलोड किस केस में, मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव थर्स्ट है, तो क्या है कि ना फ्लूइड इंटेक ज़्यादा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यूरिन की अगर ऑस्मोलैरिटी हाई है तो हाई क्यों है कि जो है ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन की वजह से किडनी तो पहले ही सॉल्ट को रिटेन करी है, तो साथ साथ क्या हो रहा है वाटर भी रिटेंशन हो रही है, वाटर की रिटेंशन के साथ की वजह से जो है ना यूरिन के अंदर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई है। अब जो हमारे पास मेन डायग्नोस्टिक है उसके लिए हमने क्या करना होता है कि हम ना मैयर कर लेते हैं यूरिन के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन। ठीक है, अब हमने बताया हाइपोनेट्रीमिया के अंदर क्या होता है, यूरिन की कंसनट्रेशन, यूरिन के अंदर जो सोडियम की कंसनट्रेशन होती है ना वो लो हो जाती है। अब हम बात करते हैं यूरिन के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन की। अगर यूरिन में सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो रही है तो हम रेफ़र कर देते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया हो गया हुआ है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अब एक कंडीशन ये है कि अगर यूरिन के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन 20 मिलीमोल पर लीटर से कम है, ठीक है, ज़्यादा है 20 मिलीमोल पर लीटर से, तो इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है वो कॉन्टीन्यूसली बॉडी से वेस्ट आउट हो रही है। वेस्ट आउट किस तरह हो रही है, या तो हमारे पास जो एल्डोस्टेरॉन है वो डेफिशिएंट है, वो नहीं बन रहा, हाइपो एल्डोस्टेरॉनिज्म हो रही है, इस वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या फिर डायूरेटिक्स का एक्सेसिव यूज़ है। डायूरेटिक्स का यूज़ होगा तो क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम एक्स्ट्रा जो है ना वेस्ट आउट हो जाएगी। एक केस हमारे पास क्या है कि यूरिन के अंदर जो सोडियम की कंसनट्रेशन है वो लेस देन 40 मिलीमोल पर लीटर है। ठीक है, वो कब होगा, जब हमारे पास सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच होगा कि एडीएच ओवर प्रोडक्शन है तो वाटर की रिटेंशन करा रहा है, इस वजह से जो है ना सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो रही है। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट के। जो हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। जो आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक नेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया है ना उसमें होता क्या है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक में हम जैसे पढ़ के पीछे कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो इंक्रीज़ हो रहा है ब्लड के अंदर जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर रेज हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर रेज होने की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो मूव आउट कर रहा है
सेल से और जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो लोड हो रहा है। तो इस केस में हमने क्या करना है, अंडरलाइंग कॉज उसको ट्रीट करना है। लाइक हमने कहा था कि ग्लूकोज एक मेन फैक्टर है जो प्ले करता है रोल, तो हमने क्या कर देना है कि हमने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है। तो जो हमारे पास ये ग्लूकोज की वजह से होने वाली हाइपोनेट्रीमिया वो ट्रीट आउट हो जाएगी। यही बात मैंने लिखी कि अंडरलाइंग एनी कॉज होगी, उसमें क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, इंक्रीज प्रोटीन या लिपिड की सिंथेसिस हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो राइज़ करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर राइज़ करने की वजह से वाटर जो है वो मूव आउट करेगा ऑफ द सेल्स। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। फिर हमने इसमें बेसिकली करना है कि हमने ट्रीट कर देनी अंडरलाइंग कॉज। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स सेकंड टाइप जो है हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया को भी ट्रीट करने के अब हमारे पास आगे 3 बातें इसमें आती हैं। एक तो हमारे पास इसका माइल्ड केस है, एक हमारे पास इसका मॉडरेट केस है और एक हमारे पास इसका स्वेयर केस है। माइल्ड केस का मतलब ये है कि जो सोडियम है उसका लेवल जो है वो 120 से 130 मिलीमोल पर लीटर हमारे पास है। ठीक है, अब ये माइल्ड से केसेस में हमने जो पेशेंट को इतना ज़्यादा जो है ना वो मेडिकेशन से ट्रीट नहीं करना, हमने पेशेंट को सिर्फ एडवाइस करनी है कि वो अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड ओवरलोड कर रहा है, लाइक एक्सेसिव वाटर इनटेक है, तो उसको वो कम करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉडी वाटर एंड सोडियम रेगुलेशन होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडरेट की। मॉडरेट में क्या होता है कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम हुई भी है, 110 से लेकर 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के मिड में है। ठीक है, तो हमने जो पेशेंट है ना उसको हमें दे देने हैं लूप डायूरेटिक्स इन ऑर्डर टू लूज द वाटर कंसंट्रेशन। और उसमें हम कौन सा लूप डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं, फ्यूरोजामाइड। अब पता है लूप डायूरेटिक्स में होता क्या है, डायूरेटिक्स में जब वाटर मूव आउट कर रहा होता है ना आउटसाइड द बॉडी, तो उसके साथ साथ ना सोडियम भी मूव आउट कर रहा होता है। तो इसके लिए हम कॉशन में क्या करते हैं, हम ना नॉर्मल सेलाइन भी साथ साथ लगा देते हैं ताकि जो फ्लूइड है वो एक्सेसिव जो फ्लूइड लॉस ना हो, सिर्फ वाटर लॉस हो और एक्सेसिव सोडियम लॉस ना हो। तो सोडियम के लॉस को हम मेंटेन करने के लिए क्या कर देते हैं, साथ नॉर्मल सेलाइन लगा देते हैं। लेकिन अब जो होता है ना हमारे पास सुवेयर केस में क्या हो गया कि जो सोडियम है ना उसकी कंसंट्रेशन 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर से कम हो गया है। तो अब हम इसमें ना हाइपरटोनिक सेलाइन देते हैं इन ऑर्डर टू सेव आवर पेशेंट। ठीक है, हाइपरटोनिक सेलाइन में क्या करना होता है कि हमने जो सोडियम कंसनट्रेशन है ना उसको 1 से 2 लीटर पर आवर के लिहाज से इंक्रीज़ करना होता है। तो हम क्या देते हैं, हाइपरटोनिक सेलाइन। हाइपरटोनिक सेलाइन होता है ना वो रैपिडली इंक्रीज़ कर देता है किसको, टोनिसिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। और समटाइम्स ये हमारे पास क्या कॉज कर देता है, सेंट्रल पोर्टाइन डिमाइलिनेशन, इसलिए हमें इसको स्वेयर कॉशन के साथ देना पड़ता है। ठीक है, एक दफ़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं अपने इस टॉपिक का हाइपोनेट्रीमिया का। जैसे मैंने आपको बताया हाइपोनेट्रीमिया में क्या है, हमने हाइपोनेट्रीमिया हमने डिटेक्ट कर लिया। हाइपोनेट्रीमिया के बाद हमने क्या किया, मेजर कर दिया सीरम ऑस्मोलैरिटी को, हमें पता चला सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है। फिर हमने असेस कर लिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस। इससे पता चला कि हमारे पास या तो स्टेटस लो है या नॉर्मल है या हाई है। लो है तो हाइपोवॉल्यूमिक है, नॉर्मल है तो यू वॉल्यूमिक है, और अगर हाई है तो क्या है, हाइपरवॉल्यूमिक। हाइपोवॉल्यूमिक में आगे हमने 2 कॉजेज़ बता दी थी पहले कि हमने क्या करना है, यूरिन सोडियम की कंसंट्रेशन को मेजर करना है। अगर यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन लो है इसका मतलब क्या है कि वॉमिटिंग हो रही है, एक्स्ट्रा रीनल कॉज है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, डायाफेरोसिस हो रहा है। अगर हमारे पास सोडियम की यूरिन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब रीनल लॉस ज़्यादा हो रहा है, डायूरेटिक का यूज़ है या हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, ये एक आप देख लें पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ यूवोलेमिक। यूवोलेमिक में क्या है कि जो है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडियट सेक्रेशन है, एडियट ज़्यादा हो रहा है तो वाटर रिटेंशन हो रही है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है तो वाटर रिटेंशन हो रही है। हाइपरवॉल्यूमिक में क्या है कि जो हमारे कॉन्टेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किए हुए थे उनकी ओवर प्रोडक्शन हो गई है, लाइक उनकी जो उनकी ओवर प्रोडक्शन हो गई है। ठीक है, जो एक्सेसिव प्रोटीन है वो लॉस होना शुरू हो गया, एडीमा होना शुरू हो गया बॉडी में, वो किन कंडीशन में हो रहा है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन में हो रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो रहा है, या फिर लिवर डिजीज़ में हो गया। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हाइपोनेट्रीमिया के साथ इंशाल्लाह।